चलो स्टार्ट कर रहे हैं एसबीसी। हाँ, पेज नंबर 50 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। लास्ट टॉपिक में अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। अभी भी वही टॉपिक है, लेकिन ऑल्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि मेमोरेंडम में कौन कौन से क्लॉजेज हैं, आर्टिकल्स में क्या क्या होता है। अब इन क्लॉजेज में अगर आपको चेंजेस करना है तो चेंजेस करने का प्रोसीजर क्या है, उस हिसाब से इस चैप्टर को हमें एक बार अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्ट्रेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो पूरा रिपीट हो रहा है, लास्ट चैप्टर की समरी है और कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली अपने ऑल्ट्रेशन के प्रोसीजर को ही देख लेते हैं। सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल है और क्या प्रोसीजर रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन नंबर 13 का। Again, save as provided in section number 61. A company may, by a special resolution and after complying with the procedure specified in this section, alter the provision of its memorandum. तो स्पेशल रिजोल्यूशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो। और ऑल्ट्रेशन के लिए हर एक क्लॉज का रेफरेंस भी आपको दे रखा है। कौन से क्लॉज का ऑल्ट्रेशन कौन से सेक्शन के प्रोविजन के बेस पे होगा वो एनलिस्ट कर रखा है, देख लो। नेम क्लॉज वाले केस में बोला है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एंड 3। रजिस्टर्ड ऑफिस में 4, 5 एंड 7। ऑब्जेक्ट क्लॉज वाले में 8 एंड 9। और कैपिटल क्लॉज के लिए सेक्शन 61 का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे देख रहे हैं। द प्रोविजन और कंडीशंस ऑफ द एमओए एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 और एनी अदर स्पेसिफिक प्रोविजन कैन बी ऑल्टर्ड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। strict compliance of the prescribed procedure is demanded by law. Failure to comply with the express provisions under the act for the purpose of alteration contained in the MOA will be deemed as nullity. तो अगर आपने compliance follow नहीं किया तो ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इम्प्लाइड है कि जो प्रोसीजर दे रखा है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फिर सबसेक्शन 6 का रेफरेंस आ गया। अ कंपनी इन रिलेशन टू एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए फाइल विद द रजिस्ट्रार स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी अंडर द गिवन सेक्शन। वही बात रिपीट कर दी जो हम ऊपर देख रहे हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन में बोला कि अगर आप कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हो तो वो ऑल्ट्रेशन करने के बाद आरओसी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि ऑल्ट्रेशन किया है। अगर आपने वो अपडेट नहीं किया तो वो ऑल्ट्रेशन वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा। तो इफेक्टिवली वैलिड होने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नेसेसरी। नेक्स्ट सबसेक्शन में एनी ऑल्ट्रेशन in case of a company which is limited by guarantee and not having share capital, purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company, otherwise then as a member shall be void। इम्प्लाइड सी बात है, यहाँ पे गारंटी वाली कंपनी की बात हो रही है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। अगर वो किसी भी पर्सन को डिविजिबल प्रॉफिट्स में राइट दे रहे हैं अदरवाइज देन एज अ मेंबर, तो वो नहीं चलेगा। मेंबर्स को राइट दे सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग में, आउटसाइडर्स को राइट नहीं दे सकते, इम्प्लाइड है। प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ द कंपल्सरी क्लॉजेस इज डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं हम क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला जो है दैट इज रिलेटेड टू नेम क्लॉज। कंपनी का नाम अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। फर्स्ट पॉइंट में सेम बात रिपीट कर दी, स्पेशल रिजोल्यूशन तो आपको पास करना ही है, लेकिन साथ में एक और कंप्लायंस ऐड कर दिया, अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कब लेना पड़ेगा कब नहीं उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दे रखी है, देखते हैं। अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस वेयर द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी relates to addition or deletion of the word private to the name of the company। ये कन्वर्जन प्रोसेस की बात हो रही है। जब आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी का फॉर्मेट चेंज कर रहे हो, पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक कर रहे हो, तो जो फर्स्ट नेम है, प्रीफिक्स है, वो आप सेम रखने वाले हो। सिर्फ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वाली जो कंडीशन है उसकी बात हो रही है। अभी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड में से प्राइवेट हटा के उसको लिमिटेड कर दिया, या अगर लिमिटेड कंपनी थी तो प्राइवेट वर्ड ऐड कर दिया, उतना अगर आप चेंज कर रहे हो, बाकी नाम सेम है, तो उस सिचुएशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन इनफ है। लेकिन अगर अदरवाइज कंडीशन है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की नीड रहेगी, ये बोला। नेक्स्ट, व्हेन एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी is made under the given section, the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old and issue a fresh certificate। implied है, अब नया सर्टिफिकेट तो इशू कराना ही पड़ेगा, और जिस दिन से नया सर्टिफिकेट इशू होगा वही डेट से इफेक्टिवली नेम चेंज हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट रूल में, the change of name shall not be allowed to a company which has not filed annual returns, financial statements। ये बात हमने पहले भी की थी। आपने compliances फॉलो नहीं किए हुए फिर आप बोलोगे नेम चेंज करना है तो परमिशन आपको नहीं मिलेगी, पहले रूल सारे फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड द चेंज ऑफ नेम शैल बी अलाउड अपॉन फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। हाँ, पेमेंट्स कर दो, कंप्लायंसेस फुलफिल कर लो, फिर आप नेम चेंज करोगे तो कोई डिनाई नहीं करेगा। An application shall be filed in the given form INC 24 for this name change along with the fees and a new certificate in form INC 25 shall be issued। तो दो फॉर्म नंबर आ गए यहाँ पे,
INC 24 में आप एप्लीकेशन करोगे फॉर नेम चेंज, और 25 में आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। 2 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो डिफरेंट है। जैसे अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना, वो पूरा सेक्शन 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी। अब जो पॉइंट आ रहा है वो सेक्शन 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दोनों का रीजन अलग है। 13 में अभी आप जो नाम चेंज कर रहे थे ना, वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। कंपनी का अपना रीजन हो सकता है तो उनको नाम क्यों अपडेट करवाना है। वो अपने देख रहे थे, पंडित जी से पूछा, उन्होंने बोला भाई नाम चेंज कर दो, हमें लग रहा है कि नाम चेंज करना चाहिए फॉर एनी रीजन, तो 13 का प्रोसीजर है। 16 वाले केस में सिचुएशन अलग है, वहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। उन्होंने बोला कि आपका नेम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबलिंग है, या फिर उससे कन्फ्यूजन हो रहा है, या ट्रेडमार्क से कहीं कुछ मैच हो रहा है, वहाँ से ऑब्जेक्शन आया है, तो उनके ऑर्डर्स हैं कि आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर वो बात हो रही है तो सेक्शन 16 का रेफरेंस है, अदरवाइज 13 वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। तो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब एग्जाम में आपको क्या पूछा है उसके बेस पे लिखना पड़ेगा। तो आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग नेम है, चेंज करने के लिए बोला, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर किया गया, तो सेक्शन 16। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड with by a company within a period of 3 months from the date of issue thereof। तो ये कंप्लायंस फॉलो करने के लिए आपको अगले 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, वो डेडलाइन आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, और जैसे ही आपने ये चेंजेस कर दिए, आपको आरओसी को इमीडिएटली अपडेट करना है, और उसके लिए जो टाइम दिया गया दैट इज 15 डेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आने के बाद 3 महीने में प्रोसीजर हो जाना चाहिए। प्रोसीजर होने के बाद 15 दिन के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वहाँ अपडेट करवाना पड़ेगा, ताकि जो भी नया सर्टिफिकेट है वो आपको इशू कर दे। अब अगर डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, तो पेनल्टी जो है वो पर डे है, वो देख लो, अमाउंट दे रखा है। एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वुड रेंडर द कंपनी लायबल फॉर पनिशमेंट with fine which may extend to 1000 rupees per day during which the default continues, and its officers in default shall be liable for a fine which shall not be less than 5000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। तो कंपनी पे पर डे पेनल्टी है 1000 रुपीज, और जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर फ्लैट पेनल्टी है 5000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक। वो पर डे नहीं है, वो टोटल है। लास्ट लाइन देखना, चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स ऑल्ट्रेशन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ एमओए ऑफ द कंपनी। ये ध्यान रखने वाली लाइन है, इस लाइन को वो लोग यूज करके क्वेश्चन बना देते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आपने कंपनी का नेम चेंज किया तो क्या इससे मेमोरेंडम ऑल्टर हुआ या नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ऑल्ट्रेशन हुआ। ऑल्ट्रेशन होने का रीज़न क्या है, बिकॉज नेम क्लॉज में आपको चेंज करना पड़ा। अगर आप ऐसा कोई चेंज करते हो जिससे मेमोरेंडम के डॉक्यूमेंट में कोई इफेक्ट ही नहीं आता है तो बात अलग है, बट ये तो डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है ना। कंपनी का पहला ही नेम क्लॉज होता है, उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, वही आपने चेंज कर दिया, तो एमओए की तो नई कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, उसको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, ये कंडीशन है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ चेंजिंग द नेम, बड़े सिंपल से मेथड है। या तो आप कन्वर्जन कर लो प्राइवेट इनटू पब्लिक, या फिर पब्लिक इनटू प्राइवेट, इम्प्लाइड था, या फिर कंपनी का नेम ही चेंज कर दिया, जैसे एबीसी लिमिटेड नाम है, आपने उसको XYZ लिमिटेड कर दिया, ऐसा कुछ, तो फिर वो कंडीशन होगी। तो ये ऑब्वियस पॉइंट्स थे। प्रोसीजर देख लेते हैं, हेड पॉइंट्स के साथ साथ फॉर्म नंबर्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले बोला अगर नेम क्लॉज चेंज करना है तो एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज़ INC 1, जिसमें हम एप्लीकेशन करेंगे इस चीज़ के लिए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप। सीकिंग द नेम अवेलेबिलिटी फॉर प्रपोज्ड न्यू नेम फ्रॉम आरओसी। हमने देखा था कि नया नेम भी जो रखेंगे अवेलेबल तो होना चाहिए ना। तो अपने जब फ्रेश कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो नेम रिजर्वेशन स्पाइस प्लस में हो जाता है, पार्ट ए में। लेकिन अदरवाइज अगर आपको कभी ऐसे नेम चेंज करना है तो एक वो रिजर्व यूनिक नेम वाला कंसेप्ट है, जिसको रन फॉर्म बोलते हैं शॉर्ट में, तो आप उसमें भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने बता दिया। फीस कितनी पे करनी होती है वो भी कोट कर रखा है, 1000 रुपीज़। आपको नेम सिलेक्ट करते टाइम गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, ये वापस से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, और कुछ नहीं। तो MCA के वेबसाइट पे एप्लीकेशन कर दो, नेम रिजर्व करवा लो, एंड देन आगे का प्रोसीजर आप कर सकते हो। और हमने देखा था नेम रिजर्व करने के बाद नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर आपको नए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जब एग्जिस्टिंग कंपनी की बात होगी, तो वो पॉइंट भी साथ में रेलिवेंट रहेगा। नेक्स्ट बोल रहे ऑब्टेनिंग द ROC अप्रूवल एंड द नेम अवेलेबिलिटी लेटर। देखो उसमें वो 60 डेज वाली कंडीशन आएगी, तो सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद ऑन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम द कंपनी सेक्रेटरी और द डायरेक्टर शैल कन्वीन अनदर बोर्ड मीटिंग। एक बोर्ड मीटिंग हो गई थी जहाँ पे हमने डिसीजन लिया था कि हम नेम चेंज करेंगे और इसके लिए एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन हो गया, नेम रिजर्व हो गया। अब इसके बाद फिर से एक बोर्ड मीटिंग करने की बात हो रही है, और बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है वो बोला हुआ है। टू टेक नोट ऑफ द नेम अप्रूवल रिसीव फ्रॉम ROC, टू फिक्स द डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग EGM, to get approval of the shareholders by special resolution, to approve the notice of the EGM agenda explanatory statement,
टू ऑथोराइज द डायरेक्टर और द कंपनी सेक्रेटरी टू इशू सच नोटिस। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक मीटिंग हो रही है कि भाई अब देखो बोर्ड मीटिंग पहले की थी, नाम चेंज करना है, डिसीजन ले लिया था, नाम रिजर्व करवा लिया है, अब आगे का प्रोसीजर करते हैं, सारे शेयर होल्डर्स को बुला के ईजीएम करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो ये सेकंड बोर्ड मीटिंग हुई है और इसके बाद अब आगे तो ईजीएम ही होने वाली है। नोटिस वोटिस भेजने की बात कर दी उन्होंने, ईजीएम होल्ड भी कर ली, वहाँ पे रिजोल्यूशन भी पास हो गया। अब आरओसी में अपडेट करने का टाइम आ गया। अब आपको पता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो आरओसी में फॉर्म भरना होता है एमजीटी 14, इसके बारे में हमने काफ़ी बार बात की है, तो वो क्राइटेरिया भी है यहाँ पे। ये सब वेरीफाई करने के बाद आरओसी एक नया सर्टिफिकेट अगर इशू करेगी तो वही INC 25 जो हमने पीछे देखा, 24 में आप अप्लाई करते हो, 25 में वो इशू कर देते हैं। इसके बाद जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस है, NSDL है, CDSL है, ये सारी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो भी लोग हैं एटसेट्रा, कि इस तरीके से नेम चेंज हुआ है। और हमने देखा था कि नया नाम और पुराना नाम दोनों कोट करना पड़ता है और नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आपको हर जगह पे पुराना नाम भी ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ता है, वो भी आएगा। कंपनी का जो स्टैम्प है, सील है, वो नया बनवा लो नए नाम से, इम्प्लाइड बात है। जो भी नेम बोर्ड, साइन बोर्ड्स हैं, सब जगह नया नाम डिस्प्ले कर दो, ये भी नेसेसरी है। सारे रिकॉर्ड्स में चीज़ों को अपडेट कर दो। अब जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की मतलब कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो नए नाम से होनी चाहिए, पुराने नाम वाली कॉपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। भले आपके पास कुछ प्रिंट आउट्स पड़ी हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो एक ऑफेंस हो जाएगा और उसमें फिर पेनल्टी आ जाएगी और वो पर डॉक्यूमेंट वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, तो वैसा नहीं करना। लास्ट पॉइंट में वो 2 ईयर्स वाली कंडीशन जो मैंने आपको बोली वो मेंशन कर रखी है। अपने वो रिलायंस म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे ना, वो सिचुएशन है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज। इफेक्ट ऑफ चेंज में यही बोला, एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम चेंज कर देने से आपके एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज जो है वो खत्म नहीं हो जाती, ये इम्प्लाइड सी बात है। However, where a company changes its name and the new name has been registered by the registrar, the commencing of legal proceedings in the former name is not valid. नाम चेंज करना पड़ेगा इन द सेंस कि प्रोसीडिंग्स वही चलती रहेगी, अब पुराने नाम के बदले नए नाम से कंपनी को कोर्ट करेंगे, लेकिन जो एक्शन होना है वो तो होगा। नाम चेंज करने से आप लीगल लायबिलिटी से बच नहीं सकते, अदरवाइज तो हर कोई वही करेगा। पैसे देने की बात आएगी तो नाम चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे के भी केसेस में सेम बात रिपीट की हुई है, तो वो टॉपिक वहाँ पे अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, अलॉटमेंट ऑफ अ न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग कंपनी अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए कोई नई स्टोरी है क्या? नहीं, ये सेम बात लिखी है जो अपन ने पीछे सेक्शन 16 देखा ना, उसी का रूल समझाया हुआ है। जो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली सेम आंसर है। आपको साथ साथ में रीड करना हो तो हो जाएगा कवर, मीनिंग रिपीट हो रहा है क्योंकि कंपनी लॉ में ऐसा है, सेक्शन और रूल साथ साथ चलते हैं ना, तो ये वही वाला पॉइंट हो गया। तो नेम क्लॉज का पूरा ऑल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट। बोलो कुछ क्वेरी यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया? क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो बात हो रही है उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहे हैं। इसमें कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस को जो आप शिफ्ट करते हो, वो शिफ्टिंग में 4 सिचुएशंस पॉसिबल है, और वो क्या है वो देख लेते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस में पहला केस ये हो सकता है कि आप लोकल टेरिटरी में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, जैसे आप अपने सिटी में, अभी आपका यहाँ गोडो रोड पे ऑफिस है, आप वेसू में शिफ्ट कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ अ लोकल ट्रांजिशन, तो वो एक सिचुएशन पॉसिबल होगी। दूसरा उन्होंने बोला कि आपने सिटी चेंज कर दिया, सूरत से सपोज अहमदाबाद या बड़ौदा चले गए, और आरओसी का जुरिस्डिक्शन सेम का सेम, ये एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तीसरी सिचुएशन ये है कि विद इन द सेम स्टेट आपने सिटी चेंज किया लेकिन आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया। ये तभी हो सकता है जब आप महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहे हो, जहाँ मुंबई आरओसी के रेंज से बाहर निकल के आप पुणे आरओसी चले गए, तो स्टेट वही है लेकिन आरओसी का जुरिस्डिक्शन चेंज हो गया। और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है भाई, अदर स्टेट में ही शिफ्ट कर दिया, गुजरात से महाराष्ट्र चले गए तो फोर्थ सिचुएशन होगी। तो ये चारों सिचुएशन यहाँ पे इस टॉपिक में इन्होंने बताई। लोकल सिटी में शिफ्ट करना, विद इन द सेम स्टेट विद इन द सेम आरओसी शिफ्ट करना, विद इन द सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी, और लास्ट कॉम्बिनेशन अदर स्टेट। ठीक है, 4 पॉइंट्स है, तो इसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। अब कौन सा फॉर्म भरना है और किसकी परमिशन लेनी है, वो चारों पॉइंट्स में हमें समझना है, तो देख लेते हैं। सिंपल आंसर है, फर्स्ट केस वही आ गया, लोकल लिमिट्स में आपको शिफ्टिंग करना है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। तो मेन वर्ड आप हाईलाइट कर लो, बोर्ड रिजोल्यूशन। अब इसके लिए एड्रेस चेंज हुआ है तो INC 22 फाइल करना पड़ेगा, याद है आपको? ऑफिस एड्रेस कम्युनिकेट करने के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है, तो वो पॉइंट आ गया। दिस डज नॉट इन्वॉल्व ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये नोट करने वाली बात है। क्यों ऐसा, रीजन समझो। आपने मेमोरेंडम रजिस्टर करवाते टाइम सिर्फ स्टेट मेंशन किया था गुजरात, क्योंकि गुजरात में ऑफिस होगा। फिर INC 22 आपने सबमिट किया था और पूरा पोस्टल एड्रेस दे दिया था।
तो मेमोरेंडम में तो सिर्फ गुजरात लिखा है ना, अहमदाबाद आरओसी लिखा है, और तो कुछ लिखा ही नहीं। तो आप वेसू या गोरदो रोड में ऑफिस शिफ्ट कर भी लेते हो, तो मेमोरेंडम में कहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है, वहाँ तो अभी भी गुजरात और अहमदाबाद आरओसी लिखा होगा, समझ आ रहा है। तो आपको INC-22 वापस फाइल करना है, लेकिन मेमोरेंडम की कॉपी में कोई चेंज होने वाला नहीं, वो सेम टू सेम ही रहने वाली। तो दिस चेंज विल नॉट इफेक्ट द ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये रीजन इसका ये है। समझ आ गया क्यों ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोकल लिमिट्स के आउटसाइड जाते हो तो फिर क्या प्रोसीजर में चेंज आएगा। तो पहले तो बोल दिया स्पेशल रिजोल्यूशन, ऊपर खाली बोर्ड रिजोल्यूशन था, यहाँ स्पेशल रिजोल्यूशन आ गया, ये बोल दिया एग्जिस्टिंग कंपनी एनी अदर कंपनी दोनों में स्पेशल रिजोल्यूशन की बात तो हो ही रही है। और यहाँ पे बोला जो स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करोगे, अगर आपकी कंपनी पे पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है तो वोटिंग पोस्टल बैलेट से भी होनी चाहिए। पोस्टल बैलेट में ना रिमोट ई वोटिंग भी आई जाता है, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं इस चीज़ को। तो ये सब चीज़ें आपस में लिंक हो जाती है। तो देखो प्रोसीजर में थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है। नॉर्मल लोकल लिमिट्स में था तो बोर्ड रिजोल्यूशन इनफ है, क्योंकि एक ही सिटी के अंदर एरिया चेंज हो रहा है, तो ये तो बड़ा कॉमन हो सकता है, इतने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन नीडेड नहीं। आप सिटी चेंज कर रहे हो तो बोला स्पेशल रिजोल्यूशन ज़रूरी है। उसमें भी अगर कंपनीज पे पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है तो वो वोटिंग मेथड यूज़ करना, और जहाँ पोस्टल बैलेट आएगा वह रिमोट ई वोटिंग आई जाएगा। तो फिजिकल लेटर के बदले आप इलेक्ट्रॉनिक मोड का यूज़ भी कर सकते हो, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इतना ही कंप्लायंस ध्यान रखना है। बाकी फिर वो INC-22 एंड 15 डेज तो आने ही वाला है, क्योंकि नया एड्रेस अपडेट तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी ये होगा कि ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, बिकॉज अभी भी वही है, ROC अहमदाबाद और स्टेट गुजरात, ROC भी चेंज नहीं हो रही, तो इसमें भी ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ INC-22 इज इनफ। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू अनदर रजिस्ट्रार। अब देखते हैं कंप्लायंस में क्या एड ऑन हो रहा है। बोला रीजनल डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है ना, कंप्लायंस थोड़ा सा एड ऑन होता जा रहा है। पहले में बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन, अब बोले RD की परमिशन भी ले लो। तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो वैसे भी पास करना ही है, लेकिन रीजनल डायरेक्टर से एडिशनल परमिशन लेनी है, ये कंप्लायंस का पार्ट बढ़ गया। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 6 बोला है that the RD after hearing the party shall pass necessary order within a period of 30 days from the date of receipt of application। तो 30 दिन का टाइम जो है वो रीजनल डायरेक्टर को मिलता है ये मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। देयर आफ्टर द कंपनी कंसर्न शैल फाइल अ कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर विद ROC within 60 days from the date of confirmation by RD। The said ROC shall record the ordered changes in its records। तो ROC को बताना तो पड़ेगा कि भाई हम शिफ्ट कर रहे हैं आपके ज्यूरिसडिक्शन से नए वाले में जा रहे हैं, तो पुराने को भी अपडेट करो, नए वाले को भी बता दो कि आपके पास अब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो 30 डेज RD को मिलते हैं एक्शन लेने के लिए, और उनके एक्शन के बाद 60 डेज कंपनी को मिलते हैं ROC को इन्फॉर्म करने के लिए कि RD से हमने अप्रूवल ले लिया। तो ये प्रोसीजर का पार्ट हो गया। द ROC ऑफ द स्टेट where the registered office of the company was previously situated shall transfer all the documents and papers to the new ROC। आपने पुरानी ROC को बता दिया कि हम जा रहे हैं यहाँ से, RD से परमिशन ले ली, ये उनका ऑर्डर है। अब वो लोग सारा डेटा आपका ट्रांसफर कर देंगे टू द न्यू ROC विद इन द सेम स्टेट। तो ये मुंबई और पुणे वाला एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। अब साथ साथ में रूल आ गया। रूल में क्या नया होगा, फॉर्म नंबर, रीजनल डायरेक्टर को जो आप एप्लीकेशन कर रहे थे ना पीछे, उसका फॉर्म नंबर है INC-23, उतना ही पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा है। फिर नेक्स्ट बोला कंपनी नॉट लेस देन 1 month बिफोर फाइलिंग एनी एप्लीकेशन विद RD को एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस की बात हो रही, तो एक तो न्यूज़पेपर वाला पॉइंट आ गया अपना जो हर जगह होता है, और इंडिविजुअल नोटिस भी आपको साथ साथ में इशू करने पड़ेंगे टू द डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स, और जो भी मैटर है उनको आप बता दो। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो इस चेंज से तो वो अपडेट कर सकता है, वो पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे। और एडिशनली स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने पे MGT-14 सबमिट करना होता है, ये आपको पता है। तो ये कंडीशंस हो गई। तो ये थर्ड सिचुएशन थी। अब फोर्थ पॉइंट में बोला है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब यहाँ पे तो मेमोरेंडम में भी आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। बाकी स्पेशल रिजोल्यूशन वाली बात हो रही है तो वो मेन पॉइंट है। और यहाँ पे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, RD से भी एक लेवल ऊपर चलेगा, वो लेवल बढ़ता जा रहा है, कंप्लायंस का बर्डन आपका बढ़ रहा है। बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, RD, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो रिलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, जैसे वहाँ RD को 30 डेज मिल रहे थे ना, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 डेज मिल रहे हैं टू डिस्पोज योर एप्लीकेशन। वो ये करने से पहले सबका कंसेंट लेंगे, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, सबका NOC लिया जाएगा, ताकि किसी भी पार्टी को ऑब्जेक्शन हो इस शिफ्टिंग से, उनको लगता है कि उनका पैसा फंस जाएगा, तो वो ऑब्वियसली उसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और अपना मैटर सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन रखिए।
स्पेशल रिजोल्यूशन MGT 14 वाला पॉइंट रिपीट है, where an alteration of memorandum results in the shifting of registered office from one state to another. Certified copy of the order of CG approving the alteration shall be filed by the company with the ROC of each states within 30 days, the time from receipt of the certified copy of an order, and INC 28, who shall register the same, and the registrar of the state where the registered office is being shifted to shall issue a fresh certificate of incorporation. Implied procedure, तो एप्लीकेशन का फॉर्म INC 28 ऑल्ट्रेशन होगा यहाँ पे डेफिनेटली, बिकॉज स्टेट चेंज हो रहा है तो आपको अपना मेमोरेंडम अपडेट करना ही पड़ेगा, तो वो प्रोसीजर भी आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये चारों चीज़ें रिलेट हो गई आपस में कि कैसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंजेस कर सकते हो। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ केसेस दे रखे हैं, वो केसेस देख लो, ये मॉड्यूल में दिए हुए केस थे, वहीं से मैंने भी इंक्लूड किए। Employees right to object in case of shifting of registered office from one state to another, some legal matters। मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है, तो वो नाम के साथ साथ अपने उसमें केस में भी नहीं भी घूमेंगे तो चलेगा। सिंपल कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयज़ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी को ये ध्यान रखना है। अगर कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट कर रही है, अब देखो कंपनी अगर ऑफिस शिफ्ट कर रही है तो उसका कोई ना कोई जेन्युइन रीज़न तो होगा। RD सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूवल पास करा है तो कोई रीज़न से ही किया होगा, अननेसेसरी तो कोई इतना सेटअप शिफ्ट करने का खर्चा नहीं करेगा। अभी सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को ये होता है कि यार हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारी जॉब ना चली जाए, दूसरे सिटी में जा रहे हैं, दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, हमें काम से निकाल दिया तो। अब ये उनका कंसर्न जेन्युइन है कि ऐसे में कंपनी काम से निकाल नहीं सकती, क्योंकि एम्प्लॉय की तो इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। बट अगर कंपनी आपको वो ट्रांसफर प्रोवाइड कर रही है कि हम सूरत से अहमदाबाद जा रहे हैं, तो आपको कोई पोस्ट से हटा नहीं रहा है, आप अहमदाबाद आप भी शिफ्ट हो जाओ ना। लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए, जॉब पर्पज़ के लिए सिटी चेंज करते हैं, आप कर लो। वहाँ पे जो आपको हाउस रेंट अलाउंस देना है, अकोमोडेशन देना है, वो हम प्रोवाइड कर देते हैं जो होना चाहिए। तो हमारी तरफ से कोई डिनाइल नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं रहा है। लेकिन अब आपका रिस्पॉन्स क्या है, बोले नहीं यार कौन शिफ्ट करेगा, हमें तो ये सिटी से जाना नहीं है, तो आप अपनी कंपनी यहीं पे रखो बिकॉज हम शिफ्ट नहीं होना चाहते। अब यार ये रीज़न नहीं हुआ कि आपको शिफ्ट नहीं होना, तो उस चक्कर में कंपनी अपना ग्रोथ नहीं देखेगी, प्रोग्रेस नहीं देखेगी, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो नहीं नहीं, या तो हम जॉब छोड़ देते हैं या तो आप कंपनी शिफ्ट मत करो। कंपनी ने बोला ठीक है आपको रिज़ाइन करना है कर दो, हम नहीं निकाल रहे ना, आप रिज़ाइन कर रहे हो। अब ये रीज़न लेके एक एम्प्लॉय ROC में NCLT में कंप्लेंट लेके चला गया कि कंपनी हमारे साथ गलत कर रही है, तो ऐसा लग रहा है आपको कंपनी कोई गलती है यहाँ पे, वो निकाल रहे हैं आपको जॉब से, वो तो ट्रांसफर कर ही रहे हैं वहाँ पे कि भी वहाँ आके काम कर लो। आप नहीं करना चाहते ना तो प्रॉब्लम आपकी, बेसिक यहाँ पे रीज़न ही। लेकिन अगर कंपनी आपको निकाल दे या आपका नुकसान करे, उस सिचुएशन में आप उसको अपोज कर सकते हो कि भाई ये लोकेशन शिफ्टिंग से हमारी जॉब जा रही है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बस ये 2 पॉइंट्स पे है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा तो सुनेंगे, फालतू का आर्ग्यूमेंट है कि यार नहीं शिफ्ट करना है तो वो तो नहीं सुनेंगे, आपको भी एडजस्ट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये केसेस का कंक्लूजन इतना है। अब ये पॉइंट ध्यान रख के आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो अपने आप रिलेट हो जाएगी। केस के नाम याद नहीं रखने, आपको सिर्फ ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए, ये लॉजिक क्या है और कुछ नहीं है। एक तो एक क्वालिटी आइसक्रीम्स वालों का केस है 2009 का, उसमें भी ऐसे ही था, कुछ डायरेक्टर्स ने उस तरीके का ऑब्जेक्शन लिया और कोई जेन्युइन रीजन नहीं था, बस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मत शिफ्ट करो। जेन्युइन रीजन होगा तो ही बात सुनी जाएगी। बोलो कोई डाउट यहाँ तक पता चला? तो ये नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्लॉज अपना हुआ। अब जो क्लॉजेज है उसमें इतना कंटेंट नहीं है, मेन टॉपिक यहीं पे थे। जैसे आप नेक्स्ट वाला क्लॉज देखोगे ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो उसके अंदर इतना मैटर ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या नया करेंगे, इसमें तो यही है कि आप अपनी कंपनी में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिस लाइन पे अभी तक आप काम नहीं कर रहे थे, तो आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करके वो पॉइंट्स को एड ऑन कर सकते हो। प्रोसीजर भी बड़ा सिंपल देख लो। स्पेशल रिजोल्यूशन की बात की, उसमें फिर MGT 14 आप अपने मन से लिख दो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करने के लिए जो वोटिंग होगी उसमें उन्होंने बोला है पोस्टल बैलेट वाला पॉइंट, मेन कीवर्ड से पकड़ लो, लास्ट डे पे रिवीजन के टाइम पे वो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बहुत बार रिपीट होंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन, उसकी टाइम लिमिट, उसके साथ साथ पोस्टल बैलेट के साथ रिमोट ई वोटिंग, ये पॉइंट्स है। अब बोला कि इसके बारे में आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तो पब्लिक नोटिस में आपको पता है एक तो न्यूज़पेपर वाला पॉइंट आ जाता है, तो वो हर जगह सेम पॉइंट आ रहा है, एक इंग्लिश एक वर्नैक्युलर वो वाला पॉइंट। और सेकंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, हमने ये बात पहले की हुई है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स वो जो मानते ही नहीं है बात, बोले नहीं नहीं हम तो अभी भी डिसएग्री करते हैं, तो लास्ट पॉइंट ये होता है कि तुम तुम्हारे पैसे लो और निकलो, ठीक है, बाकी लोगों को काम करने दो, एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा, तो वो कंडीशन यहाँ पे आ सकती है। तो लिमिटेड पॉइंट्स है, फिर आप भले चेंज कर लो ऑब्जेक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव चेंज करने पे या अपडेट करने पे एग्जिट ऑप्शन देना बनता भी है, बिकॉज क्या होता है ना, मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया या आप सबने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया ये सोच के कि सपोज हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करेंगे, अब कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव या तो चेंज कर रही है या उसमें दूसरा ऑब्जेक्टिव एड ऑन कर रही है, हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो बोला सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपनी जगह, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री में भी काम शुरू कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने, आप सबने मुझे पैसा दिया है, आपने सॉफ्टवेयर बिजनेस के नाम पे पैसा दिया, आधा पैसा मैं सॉफ्टवेयर में यूज कर चुका हूँ, बाकी का मैं केमिकल प्लांट लगा रहा हूँ जिसमें से आप कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं हो,
कि भाई ये बिजनेस में हमें नहीं दिखता कोई प्रॉफिटेबिलिटी या फ्यूचर, हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो भाई आपको आपका पैसा प्रोपोर्शनेटली वापस मिलना चाहिए, या पूरा यूज नहीं किया तो पूरा वापस मिलना चाहिए। तो वहां पे आपकी डिमांड जेन्यून है, इसलिए एग्जिट ऑप्शन वाला पॉइंट यहाँ पे सेक्शन में रख दिया, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर ली यहाँ पे। अब इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगेन उसी से रिलेटेड एक जनरल प्रोसीजर है, और ये एमओए से रिलेटेड, हाँ एमओए वाला पार्ट ही बोला हुआ है। तो आपने जो भी ऑल्ट्रेशन किया उसको आरओसी में रजिस्टर तो कराना पड़ेगा, वो बात अभी हो रही थी, तो उसी की कंडीशन को फिर से रिकॉल कर लिया। स्पेशल रिजोल्यूशन वाली बात हम कर चुके, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की नीड थी वो बात भी कर ली, और फिर आरओसी में सबमिट करना था वो आंसर भी देख लिया। तो ये पीछे जो सेक्शंस देखे ना उसका समरी है, तो ये पूरे टॉपिक में नया पॉइंट कुछ नहीं है। आपने नेम क्लॉज में भी ये पॉइंट देखा, ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड ऑफिस में भी अलग अलग सिचुएशंस देखी, और ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी हमने स्पेशल रिजोल्यूशन की बात की, उसी को समराइज किया। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब तक आप ये ऑल्ट्रेशन आरओसी में रजिस्टर नहीं कराओगे तब तक ये ऑल्ट्रेशन वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो उस सेंस में तो रिपीट शॉर्ट नोट है, उसको टिक करके रख लो। और लास्ट में लिखा है कि जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा ना, वही कंक्लूसिव एविडेंस होगा, जिससे पता चलेगा कि आपने ये चेंजेस रजिस्टर करवा दी, और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पे नीडेड नहीं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है वो तो एओए के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आज का पार्ट नहीं है। इसके बाद लायबिलिटी क्लॉज है, वो देख लो नेक्स्ट पेज पे, वो छोटा सा पॉइंट, एटलीस्ट एमओए वाले क्लॉजेस देख लेते हैं, बाकी फिर आर्टिकल्स वाला पॉइंट मैं कल कराऊंगा। लायबिलिटी क्लॉज में भी कंटेंट ही नहीं है, 59 पेज पे देखो नीचे एक पॉइंट दे रखा है, उतना ही है। लायबिलिटी क्लॉज में वैसे भी होता है कि आप ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते, लायबिलिटी बढ़ा नहीं सकते, अगर कम करना है तो कर लो, और उसके लिए ऑल्ट्रेशन में एक ही प्रोसीजर है, स्पेशल रिजोल्यूशन, उससे ऊपर कुछ नहीं बोला। तो बहुत छोटा सा कंटेंट है, वहीं पे खत्म हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देख लो, दैट इज द कैपिटल क्लॉज, इसी लास्ट पॉइंट ये मेमोरेंडम का। अब कैपिटल क्लॉज में हमने देखा था क्या कंटेंट क्या रखा होता वहाँ पे, कि भाई ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी रहेगी, अभी तक इशूड शेयर्स कितने होंगे, वो सब डेटा था। अब इसमें अगर कोई भी चेंज आपको करना है तो वो कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करके हो सकता है। यूजुअली फेस वैल्यू में चेंजेस होते हैं तो वो ऑल्ट्रेशन के फॉर्म में होते हैं। आप या तो सब डिवाइड कर लो या कंसोलिडेट कर लो। एक एक रुपए की फेस वैल्यू, आपने उसके 10 शेयर्स को मर्ज करके 10 रुपए की फेस वैल्यू बना दी। उल्टा भी हो सकता है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, आपने उसको सब डिवाइड कर दिया, एक एक रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो अपने कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन के थ्रू आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, और वैसे ही पॉइंट्स दिए हुए हैं देख लो, उसमें मैंने मेन वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले बोला ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, वो बात हमने पहले भी कंपनी लॉ में की थी, मैक्सिमम लिमिट, और ज्यादा अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, तो ये पॉइंट हो गया। कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी ऑफ इट शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, कंसोलिडेशन, मर्ज कर दिए, फेस वैल्यू बढ़ा दिया आपने, वैसा हो गया। कन्वर्जन की बात हो रही है, किसी भी टाइप का कन्वर्जन आपको करना है जो इसके बारे में कैपिटल क्लॉज में कुछ मेंशन नहीं, आप कर सकते हो। सब डिवाइड कर सकते हो, फेस वैल्यू को ब्रेक डाउन कर देना, 100 रुपए का शेयर था 10-10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा कुछ। और उसके बाद शेयर्स को कैंसिल करना, ये भी पॉसिबल है। अपने नहीं बात कर रहे थे डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, सेक्शन 61 का रेफरेंस हो सकता, वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो ये सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 ही चल रहा है, और इसी का क्लॉज ई मैंने आपको बताया था, वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर था अपना 2E वाला, उसमें नहीं बात कर रहे थे डिम्यूनिशन। तो रिडक्शन इज सेक्शन 66, डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल इज 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, ये रहो सबसेक्शन 1 का क्लॉज ई, ये पूरा वही है, 61 का ही है। तो मैंने बोला था स्पेसिफिक आपको क्लॉज ई याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बाकी 4 क्लॉजेज में डिफरेंट सिचुएशन है, और वो क्लॉजेज भी आपके सामने ही, तो ये चीज़ वहाँ से लिंक हो गई। ऑल द अबव ऑल्ट्रेशंस डू नॉट रिक्वायर द confirmation by the tribunal except that the alteration relating to the consolidation and division which results in changes in the voting percentage of the shareholder shall not take effect unless it is approved by the tribunal। बोला वैसे आप इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन करते हो तो ठीक है, ट्रिब्यूनल से पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के वोटिंग पावर में अगर कोई वेरिएशन आता है इस वजह से, तो आपको ट्रिब्यूनल से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट हो गया, तो ये इफ एंड देन वाली कंडीशन है, ध्यान रखना इसको। These alterations are however required to be notified and a copy of resolution should be filed with registrar। ROC को तो अपडेट करना ही है 30 days के अंदर। Registrar shall record the notice and make any alteration which may be necessary। Cancellation under subsection 1 shall not be deemed to be a reduction of share capital। ये बात हम कर चुके हैं, रिडक्शन 66 में होता है, कैंसिलेशन 61 में होता है, दोनों चीजें अलग है, सेम नहीं, और रीजंस हमने वहाँ देखे थे। 64 subsection 1 provides that a notice is required to be given to the registrar फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो ये सारे क्लॉजेस के ऑल्ट्रेशन की बात हो गई। अब जो टॉपिक है इसमें फिर वो आर्टिकल से रिलेटेड,
तो वो कल स्टार्ट करेंगे, बाकी के टॉपिक्स कल देखते हैं।